रुचिका बाजार गई रहती सब्जी लेने। रात का 8 बज जाता है लेकिन वो वापस नहीं आती। अब रुचिका के पति सत्येंद्र अपनी पत्नी को फ़ोन लगाते हैं लेकिन रुचिका के नंबर पर फ़ोन नहीं लगता है। अब सत्येंद्र को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या बात है, रुचिका का नंबर नॉट रीचेबल क्यों बता रहा है। उसे लगता है कि हो सकता है सब्जी मंडी में बहुत भीड़ हो, इसलिए रुचिका फ़ोन नहीं उठा पा रही हो या वहाँ नेटवर्क ना हो। अब वो अपनी पत्नी के आने का इंतज़ार करता है। 9 बज जाता है। फिर सत्येंद्र जिसे ज़ोरों की भूख लग जाती है। घर में कुछ भी खाने को नहीं रहता, इसलिए सत्येंद्र जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेता है। अब वो खाना खाता है। खाना खाते हुए उसे 12 बज जाता है। अब उसे अपनी पत्नी की चिंता सताती है। वो बाहर जाता है सब्जी मंडी। जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि पूरी सब्जी मंडी दूर दूर तक खाली है, ना तो कोई अंधा ना तो कोई बंधा। अब सत्येंद्र जिसे घबराहट होती है वो सीधे थाने पहुंचता है। पुलिस वालों को पूरी बात बता देता है, लेकिन पुलिस वाले जिनका एक नियम है कि 12 घंटे बाद ही वो FIR लिखेंगे, इन 12 घंटों में किसी भी महिला के साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि 12 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। 15 मिनट ही काफ़ी होता है कुछ भी करने के लिए, और यहाँ तो खुली छूट मिलती है 12 घंटे। अब सत्येंद्र थाने में ही बैठा रहता है। बार बार वो अपनी पत्नी का फ़ोन नंबर लगा रहा होता है लेकिन नंबर नॉट रीचेबल बताता है। सत्येंद्र को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। अब जब 12 घंटे बीत जाते हैं तब पुलिस वाले FIR लिखते हैं, मतलब जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे क्या होता। ऐसे कुछ इस कहानी में आपको देखने को समझने को मिलेगा। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरे प्रिय दर्शक अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके शहर का नाम अपनी वीडियो में लूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अब जब सुबह होती है, सत्येंद्र एक कड़क चाय पीता है। वो पुलिस वालों के पास जाता है और कहता है कि अब 12 घंटे पूरे हो चुके हैं, मेरी FIR लिखो। पुलिस वाले किसी तरीके से सुस्ताते हुए FIR लिखते हैं। FIR लिखी जाती है। अब सुषमा की खोज होती है। सुषमा का नंबर बंद रहता है। पुलिस आसपास CCTV कैमरा खंगालती है लेकिन सुषमा को कुछ भी अता पता नहीं चलता है। सुषमा सब्जी मंडी जाती है और वहाँ से लापता हो जाती है। 1 महीने का समय निकल जाता है लेकिन सुषमा का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब इधर जो पति रहता है वो पूरी उम्मीद हार जाता है पुलिस वालों से। उसे लगता है कि अब जो करना होगा उसे ही करना होगा। वो सुषमा के दोस्तों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि सुषमा जिसका एक प्रेमी रहता है और वो छुप छुपा करके अक्सर उस प्रेमी से मिलने जाया करती थी। जब सत्येंद्र ये सुनता है तो पहले तो उसके मन में सुषमा के लिए एक मनमुटाव पैदा हो जाता है, लेकिन वो अपने मनमुटाव को दरकिनार रखता है। चूँकि वो उसकी पत्नी रहती है, वो लापता है। पहले वो उसको खोजना चाहता है। अब वो उस व्यक्ति तक पहुंचता है। उस व्यक्ति का नाम दिलीप रहता है। जैसे ही सत्येंद्र दिलीप तक पहुंचता है, उससे पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। सत्येंद्र जब दिलीप को देखता है तो भागने लगता है, लेकिन पति दिलीप को दौड़ा करके पकड़ लेता है और फिर उसकी अच्छे से कुटाई करता है। पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। सत्येंद्र कहता है कि माफ़ करना, तुम्हारी पत्नी मुझसे शादी करने को कह रही थी, जबकि वो तुमसे शादीशुदा है, तुम्हारी पत्नी है, तो भला मैं ऐसे में उससे कैसे शादी कर सकता था। लेकिन वो बार बार जिद कर रही थी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को दिल्ली के GB रोड पर बेच दिया है। अब जैसे ही एक पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा सुनता है तो वो दिलीप पर टूट पड़ता है। उसे इतना पीटता है कि दिलीप हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके बाद सत्येंद्र दिल्ली के GB रोड पर ग्राहक बनकर के पहुंचता है। वो वहां जाता है और कहता है कि मुझे गोरे रंग की, भरे बदन की, गोल मटोल सुडोल महिला चाहिए। अब जैसे ही वहाँ की मालकिन ये सुनती है तो बहुत सी फोटो दिखाती है। उनमें से एक फ़ोटो सत्येंद्र की पत्नी की रहती है, यानी कि रुचिका की रहती है।
सत्येंद्र अपनी पत्नी के लिए मंजूरी दे देता है, लेकिन मालकिन कहती है कि इसके बहुत पैसे लगेंगे क्योंकि ये अभी नई नई है। सत्येंद्र कहता है कि मैं इससे ज़्यादा पैसे देने को तैयार, लेकिन मुझे यही पसंद आई। अब इसके बाद सत्येंद्र रूम नंबर 112 में पहुंचता है। मकान मालकिन बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे ही सत्येंद्र अंदर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी एक कोने में बैठी हुई सिसक रही, रो रही। सत्येंद्र अपनी पत्नी से कहता है, रुचिका घबराओ नहीं, मैं आ गया। जैसे ही पत्नी अपने पति की आवाज़ सुनती है तो वो दौड़ करके अपने पति के गले लग जाती है, बिलक बिलक करके रोने लगती है। सत्येंद्र कहता है कि मेरा भरोसा रखो, मैं अब आ गया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ फेरे लिए हैं, जीने मरने की कस्में खाई है, जन्मों जन्म तक तुम्हारे साथ रहने का वादा किया है, दुख सुख में तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। इसलिए तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो। ये लो अपने पास मोबाइल रखो, मुझसे बातें करती रहना। ये कहते हुए सत्येंद्र वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ से वो वापस लौट आता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर पुलिस वाला मिला होगा इसने तो फिर उसकी पत्नी उसे कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए वो एक ऐसी एनजीओ के पास जाता है जहाँ की महिलाओं पर वो भरोसा कर सके। वो उनके पास जाता है और पूरी बात बताता है। वो महिलाएं, वो एनजीओ जो ऐसी महिलाओं को जो कि ज़बरदस्ती वहाँ रखी गई हैं, लाई गई, उन्हें निकालने का सुरक्षित काम करता है। सत्येंद्र उस एनजीओ के पास जाता है, पूरी बात बताता है। एनजीओ महिलाओं को लेकर और कुछ पुलिस वालों को लेकर के जो कि उनके भरोसे के रहते हैं, वो उस जगह पर पहुंचती है। अब रूम नंबर 112 जैसे ही सत्येंद्र अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, पत्नी पर बातचीत हो रही होती है, लेकिन उस रूम में एक ग्राहक होता है। अब सत्येंद्र जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो कमरे में घुस जाता है। वो अपनी पत्नी को वहाँ से उस एनजीओ वालों के साथ बचा करके सुरक्षित निकाल लेता है। एक पति की सूझबूझ समझदारी से उसकी पत्नी आज उसके साथ उसके घर पर है। अब रुचिका अपने पति सत्येंद्र से माफ़ी मांगती है कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो मंदिर जाकर के भगवान के चरणों में जल अर्पित करेगी कि उन्होंने उसे इतना अच्छा पति दिया, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसके लिए वो उस नरक में कूद गया जहां से किसी का भी निकलना इतना आसान नहीं होता है। अब पति और पत्नी हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से सीखने और समझने को मिला होगा कि अनजान व्यक्तियों पर ऐसे में भरोसा नहीं करना चाहिए और कहीं भी आंखें मूंद करके उनके साथ नहीं जाना चाहिए। आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।